वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। एक नए हफ्ते की शुरुआत हम यहाँ पर करने जा रहे हैं इस एपिसोड के साथ। तो ग्लोबल इकोनॉमी की इस पहली न्यूज से हम कर रहे हैं शुरुआत। मेर्स्क जो एक ग्लोबल शिपिंग कंपनी है, उन्होंने मेजर डिस्ट्रप्शंस के बारे में जो है वार्निंग दी है इन द रेड सी। तो रेड सी के डिस्ट्रप्शंस के बारे में आप शायद वाकिफ होंगे कि जो सुएज कैनाल का रूट है वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो गया है, बिकॉज यमन का एक मिलिटेंट ग्रुप जो है वो बहुत सारे शिप्स को टारगेट कर रहा है। तो इसी के चलते कुछ डेवलपमेंट्स होते आ रहे हैं इन द लास्ट लास्ट 1 मंथ, इफ वी सी कि क्या क्या चीजें यहाँ पर डेवलप हुई है। तो मेर्स्क जो है वो एक डैनिश कंपनी है जो शिपिंग में एक बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने यहाँ पर क्लियर डाइवर्जन का रूट बता दिया है। डाइवर्जन उन्होंने फॉर्मली अनाउंस किया है कि वो सारे जो उनके कंटेनर वेसल्स है वो अब रेड सी रूट की जगह अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से लाएंगे फॉर दी फोरसीएबल फ्यूचर। ये उनका कहना है। यानी वो अब तक कह नहीं पा रहे हैं कि कब तक ये डाइवर्जन उनको करना होगा, लेकिन आने वाले कुछ समय के लिए ये डाइवर्जन जो है वो नेसेसरी होगा। अब इससे होता ये है कि शिपिंग का जो टाइम है वो बहुत बढ़ जाता है। बहुत जो शिपमेंट्स होती है उनका ऑब्वियसली कॉस्ट तो ज्यादा लगते ही है, लेकिन टाइम भी ज्यादा लगता है शिपमेंट्स को पहुंचने के लिए, बिकॉज सुएज कैनाल एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है अगर यूरोप से किसी भी शिपमेंट को एशिया की तरफ आना है तो। एंड ऑब्वियसली इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकती है शिपिंग इंडस्ट्री। चाहे ये स्टैंड बाकी के शिपिंग कंपनीज का अब तक ना हो, लेकिन मेर्स्क एक बहुत बड़ा नाम है एंड ऑब्वियसली इससे कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर आना संभव है। बहुत सारे शिपर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी स्विचिंग कर दिया है फ्रॉम द रेड सी रूट, एंड अब उनको जो अफ्रीका का रूट है उस रूट से आना पड़ रहा है। एंड इससे 10 एडिशनल डेज लग जाते हैं इन द जर्नी दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। एंड ऑब्वियसली उससे ज्यादा फ्यूल एंड ज्यादा क्रू क्रू टाइम तो लगता ही है, सो ऑब्वियसली शिपिंग कॉस्ट भी यहाँ से बढ़ते हैं। तो देखना होगा कि कब तक ये चीजें, ये जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज है वो कब तक रेड सी के इस इशू को अफेक्ट कर रहे हैं, एंड इन टर्न कैसे ये सारी चीजें जो बाकी कंट्रीज है उनको अफेक्ट करेंगी। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ज्यादा अच्छी बात नहीं है, स्पेशली जो कंट्रीज जिनको बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है लाइक इंडिया एंड ऑब्वियसली एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑल्सो। बट ओवरऑल ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के लिए ये अच्छी बात नहीं है अगर रेड सी का रूट जो है वो कम यूज हो। अब बढ़ेंगे हम इंडियन इकोनॉमी की ओर, जहां पर सबसे पहली न्यूज है अबाउट दी तमिलनाडु गवर्नमेंट, जिन्होंने साइन किए हैं $4.4 बिलियन के डील्स विद इन्वेस्टर्स सच एज टाटा एंड पेगाट्रॉन। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट्स कल किए थे जब बहुत सारी कंपनीज की जो कॉन्फ्रेंसेस है वो यहाँ पर हो रही थी। $4.39 बिलियन, दैट इज द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ डील्स दैट हैव बीन साइंड। एंड एप्पल के जो सप्लायर्स है लाइक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पेगाट्रॉन वो इसमें शामिल है। एप्पल का जो एक ताइवान का मेजर सप्लायर है पेगाट्रॉन, उन्होंने भी यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की अनाउंसमेंट की है। इसी के साथ Hyundai मोटर्स ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अनाउंसमेंट किए हैं। तो एप्पल इज ऑलरेडी काउंटिंग ऑन इंडिया एज द नेक्स्ट बिग ड्राइवर फॉर इट्स ग्रोथ, कंसिडरिंग वो अभी चाइना से अपना प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी नजर ज्यादा इंडिया पर है। पेगाट्रॉन भी अपनी सेकेंड फैक्ट्री के लिए काम कर रहा है जहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पर करेंगे। एंड टाटा ग्रुप ने लास्ट ईयर ही आईफोन की जो असेंबलीज है उसमें अपने प्लान्स जो है वो चालू कर दिए हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो ऑब्वियसली टाटा ग्रुप का पार्ट है, दे हैव कमिटेड टू इन्वेस्ट ₹12,000 फॉर मोबाइल फोन असेंबली ऑपरेशंस विद द तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट। इसके साथ अदर नेम्स, अदर कंपनीज दैट हैव वाउच्ड फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन तमिलनाडु इंक्लूड JSW एनर्जी, जिन्होंने ये बताया कि वो लगभग 12,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। इसी के साथ वियतनामीज ईवी मेकर विनफास्ट ने भी अग्री किया है कि दे विल बी सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया, एंड वो भी लगभग $2 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में करने वाले हैं। एफएमसीजी मेकर्स की तरफ से न्यूज है, Q3 जस्ट खत्म हुआ है एंड कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी अपडेट्स दे दिए हैं। उसमें से जो अपडेट्स एफएमसीजी कंपनीज की ओर से आई है लाइक डाबर एंड गोदरेज कंज्यूमर्स, तो उससे एक जो फ्लेवर आ रहा है वो यही है कि रूरल मार्केट अभी भी लैग करता हुआ नजर आ रहा है। लो टू मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड होगी इन Q3। तो ये क्वार्टरली अपडेट्स में वो कुछ वॉल्यूम रिलेटेड चीजें बताते हैं बिफोर दे अनाउंस द रिजल्ट, ताकि एक डिस्क्लोजर जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। एंड जो स्टॉक मार्केट्स है वो भी एक एक्सपेक्टेशन जो है इन स्टॉक से, इन स्टॉक के रिजल्ट से वो यहाँ पर ऑलरेडी दे, यहाँ पर दे दे। तो जो लीडिंग एफएमजी मेकर्स है उन्होंने ये कहा है कि जो इम्प्रूवमेंट है इन कंज्यूमर डिमांड वो सीक्वेंशियल बेसिस पर दिखाई दी है, यानी Q2 से Q3 के इन कंपैरिजन टू Q2
Q3 की जो डिमांड है वो थोड़ी सी बेटर दिखाई दी है, ऐसा उन्होंने अपने अपडेट्स में कहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, रूरल डिमांड अभी भी काफी ज्यादा लैगिंग है। अर्बन डिमांड जो है वो थोड़ी सी स्टेडी रही, ऐसा यहाँ पर कहना है फ्रॉम कंपनीज लाइक डाबर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जो एफएमसीजी कंपनीज है वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ग्रॉस मार्जिन है उसमें एक्सपांशन थोड़ा बहुत और दिखाई देगा, बिकॉज इन्फ्लेशन के कंसर्न जो है वो अब थोड़े से मॉडरेट हो गए हैं। तो हम जब इसको ईयर ऑन ईयर क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, यानी Q3 ऑफ FY23 से कंपेयर करते हैं, तो अभी के मार्जिन थोड़े से बेटर हो गए हैं, बिकॉज जो की इनपुट्स है लाइक कोपरा एंड एडिबल ऑयल प्राइसेस वो अभी लोअर लेवल्स पर है कंपेयर टू 1 ईयर अगो। तो ऑब्वियसली इससे थोड़ा फायदा बड़े एफएमसीजी कंपनीज को यहाँ पर होना है। तो जो मार्जिन इंप्रूव होगा उससे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि एफएमसीजी कंपनीज इसको चैनलाइज करेंगे टुवर्ड्स मोर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस। तो ये हमें दौर आगे दिखने को मिल सकता है। सारे एफएमसीजी कंपनीज हालांकि ऑप्टिमिस्टिक है कि कंजम्पशन के ट्रेंड्स जो है वो 2024 में थोड़े से पिकअप होंगे बिकॉज ऑफ बेटर मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। एंड गवर्नमेंट की स्पेंडिंग तो हालांकि काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई दे रही है। एंड थोड़े कंड्यूसिव कंज्यूमर प्राइसेस भी यहाँ पर होंगे, जिससे एफएमसीजी जैसे सेगमेंट को काफी फायदा हो सकता है। फ्राइडे को एक न्यूज आई थी कि सेबी ने बैन किया है नेकेड शॉर्ट सेलिंग एंड नो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शैल बी अलाउड टू डू डे ट्रेडिंग। हालांकि इस हेडलाइन ने काफी सारे आईबॉल्स ग्रैब किए, लेकिन हम यहाँ पर समझते हैं कि ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। जो भी चीजें ऑलरेडी सेबी ने रिस्ट्रिक्शंस रखी थी वो मोर और लेस सेम है। जो सेबी ने ये रिस्ट्रिक्शन दिया है इसके हिसाब से यू कैन बोरो एंड शॉर्ट दी स्टॉक्स, बट इफ यू डू यू मस्ट रिवील दैट यू हैव डन सो बिफोर द ट्रेड। तो सिर्फ डिस्क्लोजर का जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हुआ है। पहले भी जो शॉर्ट सेलिंग था, नेकेड शॉर्ट सेलिंग था, वो पहले भी बैंड था एंड दैट रिमेन्स द सेम फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। एंड ऑफ द डे को उनको ये जो है वो डिस्क्लोज करना है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बिफोर ट्रेडिंग। एक्सचेंजेस जो है दे विल डिस्प्ले द एग्रीगेट शॉर्ट इंटरेस्ट एट ऑन ईच स्टॉक एवरी डे। तो ये चेंज यहाँ पर उन्होंने बताया, बट इन सब्सटेंस नथिंग मच हैज चेंज्ड हियर। जो नेकेड शॉर्ट सेलिंग था वो पहले भी अलाउड नहीं था, एंड इंस्टीट्यूशंस सच एज म्यूचुअल फंड्स, एआईएफ, इंश्योरेंस कंपनीज, उनको एनीवे इंट्राडे ट्रेड करना अलाउड नहीं है। तो altogether you can say that not much has changed except for some disclosure requirements. हालांकि ये सारी चीजें तुच्छ प्राणीज को एप्लीकेबल नहीं होती। these are more or less related to people who are doing trading on a day to day basis. अब आगे बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर। जेएसडब्ल्यू स्टील को अप्रूवल मिला है टू सेटअप 2600 एकर्स ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन ओडिशा। तो ओडिशा में ऐसी इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी टाइम से एक्सपेक्टेड थी, एंड नाउ दिस हैज हैपेंड बाय जेएसडब्ल्यू। सो जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील लिमिटेड नाम की उनकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है ऑफ जेएसडब्ल्यू स्टील। तो उनको यहाँ पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है टू सेटअप दिस प्लांट, एंड इससे 13.2 मिलियन टन पर एनम का स्टील प्रोडक्शन यहाँ पर होना एक्सपेक्टेड है। इसके साथ जेएसडब्ल्यू स्टील ने ये कहा है कि उनका टोटल लैंड एक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट इज 2950 एकर्स। तो काफी बड़ी लैंड बैंक उनको यहाँ पर मिल गई है, जिसमें से 2677 एकर्स जो है वो फॉरेस्ट लैंड है, एंड जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है वो ऑलरेडी उनके फेवर में लीज कर दी गई है बाय द ओडिशा गवर्नमेंट। लास्ट ईयर जेएसडब्ल्यू स्टील ने ये बताया था कि दे विल बी डूइंग अ केपेक्स फॉर 13.2 मिलियन टन्स पर एनम ऑफ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, जिसकी कॉस्ट 65,000 करोड़ होने वाली है। बट दिस विल बी इन अ फेज वाइज मैनर एंड एक स्टैगर्ड मैनर में जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो जेएसडब्ल्यू ग्रुप यहाँ पर करने वाला है। बट द कॉस्ट शोज कि इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट हियर, एंड ऑब्वियसली ओडिशा गवर्नमेंट विल वेलकम इट, बिकॉज इससे हालांकि स्टील जैसे एलिमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए एनवायरमेंटल इश्यूज तो काफी होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा जनरेट होती है। सो ऑब्वियसली द स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू थिंक अबाउट दैट। जो लैंड पार्सल है दैट इज वेरी क्लोज टू द पारादीप पोर्ट, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है यहाँ पर जो जेएसडब्ल्यू स्टील को यहाँ पर मिलेगा। एंड ये जो लैंड यहाँ पर अलॉट किया गया है दैट वाज वंस ईयर मार्क फॉर द कोरियन जायंट पॉस्को, लेकिन जो प्लान्स थे पॉस्को के यहाँ पर वो मटेरियलाइज नहीं हो गए बिकॉज लोकल प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुए थे रिगार्डिंग द लैंड एक्विजिशन। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस बहुत डिले हो गए, जिसकी वजह से पॉस्को ने फाइनली डिसाइड किया कि वो ये प्रोजेक्ट अबैंडन करेंगे, लेकिन अब जेएसडब्ल्यू स्टील को ये लैंड मिल चुकी है। अगली न्यूज है अबाउट टाइटन्स Q3 अपडेट। टाइटन ने फ्राइडे को अपने Q3 अपडेट दिए थे, जहां पर उनकी रेवेन्यू ग्रोथ इज 22% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। 90 स्टोर जो है वो उन्होंने ऐड किए हैं इन दिस Q3 ऑफ FY24। इसके साथ उनका जो टोटल रिटेल प्रेजेंस है वो 2949 स्टोर्स हो चुका है।
टाइटन ने ये कहा है कि उनकी ज्वेलरी डिवीजन जो है दैट हैज ग्रोन बाय 21% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड डबल डिजिट बायर ग्रोथ भी दिखाई दी, एंड मॉडरेट इंप्रूवमेंट दिखी है इन द एवरेज सेलिंग प्राइसेस। जो ग्रोथ है गोल्ड एंड कॉइन्स में वो ज्यादा दिखी है कंपेयर टू दी स्टडेड सेल्स, जो हमेशा ज्यादा रहा करते हैं इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। लेकिन इस क्वार्टर में जो प्लेन ग्रोथ है, प्लेन गोल्ड है एंड कॉइन्स है, उनकी जो फेस्टिव डिमांड है वो ज्यादा रही बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन। वॉचेस एंड वेरेबल्स का सेगमेंट है वो डोमेस्टिक बिजनेस में उनका 23% से ग्रो हुआ है। वेरेबल्स का सेगमेंट काफी अच्छा ग्रो हो रहा है, ऑब्वियसली लो बेस इफेक्ट तो वहां पर एक फैक्टर है ही। आई केयर डिवीजन कंटिन्यूज टू स्ट्रगल, 3% रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है इन दिस डिवीजन ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, हालांकि ये टोटल रेवेन्यू का ज्यादा सिग्निफिकेंट परसेंटेज नहीं। बाकी इमर्जिंग बिजनेस की बात करें तो तानेरा का जो रेवेन्यू है दैट हैज ग्रोन बाय 61% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। 11 न्यू स्टोर्स इस ब्रांड ने ओपन किए हैं, सो काफी अच्छा एक्सपेंशन यहाँ पर दिखाई दिया है। ओवरऑल अगर हम देखें कंसिडरिंग द वैल्यूएशंस एट व्हिच टाइटन इज ट्रेडिंग, आई थिंक इस टाइप की ग्रोथ से स्टॉक मार्केट ज्यादा इम्प्रेस नहीं होने वाला है। मे बी दे विल एक्सपेक्ट हायर ग्रोथ फॉर अ कंपनी दैट इज ट्रेडिंग एट सच अ हायर पीई मल्टीपल। इस वैल्यूएशंस पर आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होता है, यू कैन नॉट गो रॉन्ग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। 22% आमतौर पर एक अच्छी ग्रोथ होती है जनरली, बट एक फेस्टिव सीजन का भी इफेक्ट यहाँ पर है। सो लेट्स सी हाउ द स्टॉक मार्केट टेक इट टुडे। बट ऑब्वियसली एक और फैक्टर, बहुत सारे एनालिस्ट का ये कहना है कि जो Q3 स्टार्ट हुआ था तब एक श्राद्ध पीरियड था फॉर द फर्स्ट 15 डेज, तो उस वजह से टाइटन जैसे बिजनेस के लिए वो एक अच्छी बात नहीं होती। सो मे बी दैट हैज हैड एन इम्पैक्ट ऑन द Q3 नंबर्स फॉर टाइटन। अगली न्यूज है जोमैटो की। जोमैटो ने अपने ऑलमोस्ट सारे फॉरेन मार्केट्स में अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो लिक्विडेट कर दी है। ऑलमोस्ट 10 ओवरसीज सब्सिडरीज इन द लास्ट 1 ईयर दे हैव लिक्विडेटेड, यानी उन्होंने एग्जिट कर दिए हैं वो बिजनेस। हालांकि मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज में अब तक बिजनेस शुरू नहीं हुआ था, उन्होंने बस एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन कर रखा था वहां पर, एंड दे वर अबाउट टू स्टार्ट द बिजनेस। लास्ट वीक जोमैटो ने इन्फॉर्म किया टू द स्टॉक एक्सचेंजेस दैट दे हैव इनिशिएटेड डिसोल्यूशन ऑफ इट्स स्टेप डाउन सब्सिडरी जो वियतनाम एंड पोलैंड में लोकेटेड है, टू कट कॉस्ट्स। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो इन्होंने चिली, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगल, ये सारे कंट्रीज में जो अपने सब्सिडरीज थे वो लिक्विडेट कर दिए हैं। नाउ आफ्टर एग्जिटिंग ऑलमोस्ट ऑल मेजर ओवरसीज मार्केट्स, उनके अभी भी सब्सिडरीज सिर्फ इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड यूएई में करंटली ऑपरेशनल है। एंड अकॉर्डिंग टू जोमैटो, जो लिक्विडेशन है ऑफ दी सब्सिडरीज विल नॉट इम्पैक्ट द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी बिकॉज इनके कोई एक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस अब तक नहीं थे। तो इन सब लिक्विडेशन से एक मैसेज ये मिल सकता है कि मे बी द कंपनी इज फोकसिंग मोर ऑन द इंडिया बिजनेस राइट नाउ। उनको इंडिया का ही बिजनेस करंटली स्केल करना है, एंड देन दे माइट थिंक ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल। तो पहले हो सकता है दे वर ट्राइंग टू मेनी थिंग्स एट वंस, बट अभी शायद उनकी मैनेजमेंट का फोकस ये है कि उनको इंडिया के बिजनेस को पहले ज्यादा स्केल करना है, एंड मे बी देन दे विल ट्राई एंड पिवट टू अदर कंट्रीज। तो यही था आज का न्यूज सेक्शन। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पे, यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं एक कंपनी की जिसके बारे में शायद आप वाकिफ होंगे अगर आप कोई मेजर मेट्रो सिटी में है, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थियोब्रोमा। तो थियोब्रोमा जो एक पेस्ट्री चेन चलाता है इन इंडिया, तो उनके बारे में एक जो रिसेंट न्यूज है वो ये है कि इस कंपनी में 42% स्टेक इज विद आईसीआईसीआई वेंचर्स, एंड दे आर लुकिंग टू सेल द स्टेक राइट नाउ, एंड द वैल्यूएशन दैट दे आर आस्किंग फॉर इज 1200 crores फॉर दिस 42% स्टेक। यानी कि उनके हिसाब से दिस द वैल्यूएशंस दैट दे आर आस्किंग, उस हिसाब से थियोब्रोमा का वैल्यूएशन होगा अराउंड 2800 crores। अगर हम देखें कि आईसीआईसीआई वेंचर्स ने ये स्टेक परचेज कब किया था, तो वो किया था 2017 में, जब उन्होंने सिर्फ $20 million इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, विच इज अराउंड 130 रुपीज कंसिडरिंग द एक्सचेंज रेट, 130 crore रुपीज कंसिडरिंग द एक्सचेंज रेट एट दैट टाइम। सो 130 crore रुपीज की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर वो करंटली एक एग्जिट डिमांड कर रहे हैं ऑफ 1200 crores। सो काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पर बना सकती है आईसीआईसीआई वेंचर्स इफ दे गेट द वैल्यूएशन दैट दे आर आस्किंग फॉर। लेकिन इसमें बिलीव इट और नॉट वाली चीज ये है कि कंसिडरिंग द स्केल ऑफ थियोब्रोमा राइट नाउ, वैल्यूएशन नंबर्स उतना सेंस नहीं कर पा रहे हैं। इफ वी सी द नंबर्स, 2800 crores का वैल्यूएशन इज व्हाट आईसीआईसीआई वेंचर्स हियर इज डिमांडिंग। थियोब्रोमा का FY23 में एबिटा का अमाउंट था 37 crores, एंड पैट उनका बहुत साल में पहली बार पैट पॉजिटिव आया था एट 20 crores। तो इन नंबर्स के बेसिस पर वो 2800 crores का वैल्यूएशन करंटली मांग रहे हैं। बुल मार्केट चल रहा है करंटली, सो
nobody seems to have a lot of concerns regarding it. अभी भी उनको कोई buyer मिला नहीं है, but it will be interesting to see if they are getting any buyers at this valuation that they ask for. Personally मुझे लगा कि the numbers seem quite steep for the valuation that they are asking. हालांकि हमारे स्टॉक मार्केट्स में अगर हम स्टार्टअप कंपनीज देखें तो there are a lot of companies who are still yet to be profitable, but they still already have a lot of valuation there. But even considering comparison with the revenue that Theobroma is currently generating, they are doing around 350 crores of revenue for FY23. हालांकि उन्होंने स्केलिंग काफी अच्छा किया है, 15 आउटलेट्स है उनके इन 2017, वहां से अभी 194 आउटलेट्स है, बट स्टिल the revenue multiple itself is around 8 times right now. जबकि अगर हम कंपेयर करें to the listed companies which are into similar vertical जैसे बर्गर किंग, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, अगर बारबेक्यू नेशन को भी कंपेयर करें, then they are currently trading at around 2 times of their sales, 2 times of their revenue. तो उस कंपैरिजन में थियोब्रोमा के जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर, they are asking for around 8 times of the revenues. So considering the valuation that they are asking for, I thought this warrants an inclusion in the believe it or not section for today. देखते हैं उनको ऐसे स्टीप वैल्यूएशन मल्टीपल्स पर कोई बायर यहाँ पर मिलता है या नहीं, and it will be quite an interesting case to see how things pan out for Theobroma's investment here. So that was it for today's episode of आज की ताज़ा खबर. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल. हमारी वेबसाइट investorjourney.in को चेक करना मत भूलिएगा. बहुत अच्छे ऑफर्स है करंटली. हैप्पी न्यू ईयर. ये कूपन कोड यूज करने पर आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे एंड आपको ई लर्निंग कोर्स भी फ्री मिलेगा. सो आप नॉट जस्ट मॉडल पोर्टफोलियोज का एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन वहां से आप ई लर्निंग कोर्स के थ्रू कुछ और चीजें सीख भी सकते हैं. तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारी वेबसाइट जरूर देखेंगे. मिलते हैं अगले एपिसोड में. थैंक यू सो मच.